क्लास। माई सेल्फ मोहम्मद शोएब अख्तर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइसोसोम। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ़ौरन सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। सबसे पहले देख लेते हैं कि लाइसोसोम है क्या। हमने पीछे जितने भी ऑर्गेनेली पढ़े थे कि हमने उनको देखा था कि इनको नाम क्यों दिया गया और किस बेस पे दिया गया। तो लाइसोसोम आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजी। लाइसोसोम हमारे पास जो है ये एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये देख सकते हैं आप लोग डायग्राम में, ये साइटोप्लाज्म है हमारे पास सारा जो वाइट है। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर छोटा सा ऑर्गेनेली मौजूद है। ये जूम करके दिखाया दे गया है, इसको मेम्ब्रेन बाउंडेड है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। तो पीछे जितने भी ऑर्गेनेली पड़े थे वो उनका स्ट्रक्चर भी कम्प्लेक्स होता था। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है और ये मॉर्फोलॉजी के लिहाज से डिफरेंट है बाकियों की निस्बत। इस वजह से इसे कहते हैं प्लियोमार्फिक, मतलब इसकी पोली से वो प्लियो निकला है। इसकी जो शेप्स हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है, कभी ये स्फेरिकल हो जाता है, कभी किसी और शेप का हो जाता है। तो इस वजह से ये डिफरेंट शेप्स रखता है। तो लाइसोसोम्स आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजी। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है और डिफरेंट है अपनी मॉर्फोलॉजी के लिहाज से दूसरे ऑर्गेनेली से। डिस्कवरी की बात करें तो डी डॉग एक साइंटिस्ट था जिसने 1949 में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। शुरू में साइंटिस्ट जो थे इसको बाकी ऑर्गेनेली के साथ ही जोड़ते थे, लेकिन इस साइंटिस्ट ने 1949 में इसको अलहदा एक सेपरेट ऑर्गेनेली का नाम दिया लाइसोसोम, और इसके फंक्शन भी सेपरेट के, इसके अपने एक फंक्शन है, एक अलग से ऑर्गेनेली है। इसने इसको डिस्कवर किया था और साथ ही इसकी जो फंक्शन वगैरह थे, स्ट्रक्चर, सारा कुछ एक्सप्लेन किया था। अक्रेंस की बात करें कि ये साइटोप्लाज्म में कहाँ पे मौजूद होता है। फाउंड इन मोस्ट यूक्रियोटिक सेल्स, ये ऑलमोस्ट सारे यूक्रियोटिक सेल्स में मौजूद होता है। मोस्टली प्रेजेंट इन दीज एनिमल्स सेल एग्जिबिट फैगोसाइटिक एक्टिविटी, ये ऑलमोस्ट हर यूक्रियोटिक सेल में मौजूद है। ज़्यादातर यूक्रियोटिक में होता है, ये प्लांट सेल में नहीं मौजूद होता। और ये एनिमल सेल ऐसे में होता है जो फैगोसाइटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। फैगोसाइटिक एक्टिविटी क्या है कि फैगोसाइटोसिस से ये लफ्ज़ निकला है। इसका मतलब है कि जो सेल्फ का ईटिंग प्रोसेस है वो क्या है, फैगोसाइटोसिस। तो ऐसे सेल जो फैगोसाइटोसिस या फैगोसाइटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो ये उनके अंदर मौजूद होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बाउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। हमने पीछे भी डिस्कस किया कि बाकी जितने भी ऑर्गेनेलिस थे वो सारे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखते थे, ये सिंपल स्ट्रक्चर रखता है। इसके पास एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर ये बाउंडेड होता है और ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर का एक ऑर्गेनेली है। रिच विद इंजाइम्स, इसके अंदर इंजाइम मौजूद होते हैं क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो इंजाम या प्रोटीन तैयार होती है, प्रोटीन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैयार करता है, वो जब इधर आते हैं गाल्जी कम्प्लेक्स में तो वहाँ पे फिर ये वेजिकल्स की फॉर्म में आते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि प्राइमरी लाइसोसोम बनता है, फिर वो जब उससे जुदा हो जाती हैं, बर्डेड ऑफ हो जाती हैं गाल्जी कम्प्लेक्स से, तो फिर वो एक वैक्यूल की फॉर्म, वेजिकल की फॉर्म में आ जाती है। तो वो वेजिकल क्या है, लाइसोसोम है। उसमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं। कौन से एंजाइम्स होते हैं, एसिड फास्फेटेज एंजाइम होता है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या हाइड्रोलाइसिस, जिसने हाइड्रोलाइसिस करवानी होती है। ये ऐसे एंजाइम मौजूद होते हैं। ये क्यों होते हैं, क्योंकि इन्होंने खुराक की तोड़ फोड़ करवानी होती है, फैगोसाइटोसिस करवानी होती है और डाइजेशन में इन्होंने रोल प्ले करना होता है। तो ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, बिल्कुल सिंपल सा है और इसमें एंजाइम से ये भरा हुआ होता है। इसमें एंजाइम मौजूद होते हैं और इसके अंदर कौन से एंजाइम, एसिड फास्फेटेज और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये क्यों होते हैं, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोलाइसिस करवानी होती है, डाइजेशन में रोल प्ले करना होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के अंदर उधर ही एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं राइबोसोम के ऊपर। फिर हमने पढ़ा था कि जो गाल्जी अपरेटस है ये एक प्रोसेस है, प्रोसेसिंग यूनिट है। तो जो भी एंजाइम वहाँ पे बनते हैं या प्रोटीन तैयार होती हैं तो वो कहाँ पे आ जाती हैं, गाल्जी अपरेटस में। वहाँ पे उनकी प्रोसेसिंग होती है, फिर वहाँ से बडेड ऑफ हो जाती हैं एज अ गाल्जी वेजिकल। जब वहाँ से वो अलहदा हो जाएंगी तो वो फिर जो भी वेजिकल बनेगा उसे हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम।
प्राइमरी लाइसोसोम क्या है कि दी प्रोसेस्ड एंजाइम्स आर बडेड ऑफ एज अ गोल्गी वेसिकल्स एंड आर कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। ऐसे वेसिकल जो प्रोसेस्ड एंजाइम हो चुके हैं, बडेड ऑफ हो चुके हैं गोल्गी वेसिकल से, इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। क्योंकि प्रोटीन जो होती है राइबोसोम तैयार करता है, प्रोटीन बेसिकली एंजाइम्स हैं, फिर वो गाल्जी अपरेटस में आती है, उनकी वहाँ पे बाकायदा एक प्रॉपर शेप दी जाती है, प्रोसेसिंग होती है, फिर वहाँ पे वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में उनसे वेसिकल की फॉर्म में अलहदा हो जाते हैं गाल्जी अपरेटस से। तो वो जो अलहदा हुआ है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, उसे हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम। और ये लाइसोसोम एक प्रोसेस्ड एंजाइम्स होता है। प्राइमरी लाइसोसोम कंटेन दोज एंजाइम्स विच कैन डाइजेस्ट फैगोसाइटोज फूड। तो प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर एंजाइम मौजूद होते हैं जिन्होंने फूड को डाइजेस्ट करना होता है। इसमें वही एंजाइम होंगे जो कि फूड को डाइजेस्ट कर सकेंगे। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या कि फैगोसोम विद कंबाइन व्हेन कंबाइन विद डाइजेस्टिव वैक्यूल आर कॉल्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम। कि एक ऐसा फैगोसोम जो कि कंबाइन हो जाता है डाइजेस्टिव वैक्यूल के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। अब बाहर से एक फर्ज के वैक्यूल आ रहा है, एक जैसे कि कोई भी खुराक का या कुछ भी आ रहा है, तो जैसे ही वो आके इधर लाइसोसोम के साथ अटैच होगा तो वो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम। The digestive vacuole and autophagosome are also known as secondary lysosome। ऑटोफैगोसोम क्या है कि ऑटोफैगी एक प्रोसेस होता है कि जिसमें सेल अपने ऑर्गेनेली को खाना शुरू कर देता है। वो क्यों खाता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा सेल के अंदर जो वार्न आउट ऑर्गेनेली होते हैं जो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते, तो सेल ऐसी चीज़ों को अपने पास नहीं रखता, फिर उनको खा के वो उनको एक डाइजेस्ट करके उनको प्रॉपर उनकी एक नेक्स्ट जो रिन्यूएबल करवाता है, उनको दोबारा से यूज़ किया जाता है। या तो इस वजह से वो ऑटोफैगी करता है, या फिर इस वजह से कि अगर उसे खुराक की ज़रूरत है, जिसम में खुराक नहीं जा रही, सेल तक खुराक नहीं पहुंची, तो सेल तक खुराक ना पहुंचने की वजह से सेल मर जाता है। तो उसने खुराक तो पूरी करनी, उसके लिए वो क्या करता है, ऑटोफैगी करता है, उन प्रोसेस को अपने ऑर्गेनेली को वो खाना शुरू कर देता है। तो ऑटोफैगी का एक अमल है, और इसमें क्या होता है कि जैसे डाइजेस्टिव वैक्यूल ऑटोफैगोसोम के साथ मिल जाता है, ये क्या बन जाता है हमारे पास, सेकेंडरी लाइसोसोम। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये फूड वैक्यूल आ रहा है, ये फैगोसाइटोसिस हो रही है। फैगोसाइटोसिस हमने डिस्कस किया था पीछे कि सॉलिड पार्टिकल का एक सेल के अंदर ले जाना, इनगॉल्फ करके उसको एक बाकायदा फोल्डिंग, मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होगी, उसके अंदर वो पार्टिकल को लेके सेल के अंदर ले जाना। अब फूड वैक्यूल यहाँ पे आ गया है, ये हमारे पास लाइसोसोम आ रहा है, गाल्गी अपरेटस है, ये दो आ रहे हैं लाइसोसोम। अब ये जो फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल जाके लाइसोसोम के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम। फूड वैक्यूल और लाइसोसोम आपस में, प्राइमरी लाइसोसोम आपस में मिल गए हैं, ये क्या बन गया, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो अब यहाँ पे आगे डाइजेशन परफॉर्म होगी, और इनको छोटे छोटे ज़रात में इस्तेमाल तोड़ फोड़ करके, इनकी ब्रेक डाउन करके आगे सेल में यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पे देख लें, यहाँ पे एक लाइसोसोम आ रहा है, प्राइमरी लाइसोसोम गाल्गी अपरेटस से। ऑटोफैगी का अमल है कि उसने सेल का एक पार्ट हिस्सा जो ख़राब हुआ पड़ा था, उसको उसने खाना शुरू कर दिया, उसकी डाइजेशन स्टार्ट कर दी। ये हमारे पास क्या अमल है, ऑटोफैगी। और इसे हम सेकेंडरी लाइसोसोम, इसी अमल को कहते हैं कि इस ऑटोफैगी को फूड वैक्यूल के साथ मिल जाना क्या कराता है, सेकेंडरी लाइसोसोम। और ये यहाँ पे डाइजेशन फिर हो रही है। फंक्शन की बात करें तो इसका सबसे पहला फंक्शन भी यही है कि फैगोसाइटोसिस के ईटिंग प्रोसेस जो होता है सेल का, ये क्या कहलाता है, इसका एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है, लाइसोसोम का फंक्शन है। एनी पार्टिकल दैट गेन एंट्री इनटू द सेल, कोई भी पार्टिकल जो सेल के अंदर एंट्री लेगा तो उसको इनगॉल्फ किया जाएगा लाइसोसोम के थ्रू, फिर उसकी डाइजेशन की जाएगी। क्योंकि सेल इतने बड़े पार्टिकल को यूज़ नहीं कर सकता, वो फिर उसकी डाइजेशन परफॉर्म करके उसको छोटे छोटे ज़रात में उसकी तोड़ फोड़ करके फिर उसको फर्दर यूज़ किया जाता है। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हार्मफुल होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, अगर वो हमारी बॉडी में एंटर हो गए तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी खड़ी है, फर्द के सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, तो वो बाकायदा उनकी चेकिंग करेगा, उनको तोड़ फोड़ करेगा, और उसको जो हार्मलेस पार्टिकल उस वहाँ पे उसको कन्वर्ट कर देगा। और ये इस तरह करता है कि फूड को डाइजेस्ट कर लेता है, और फूड या कोई भी मटेरियल वहाँ पे एंटर होगा तो वो वैक्यूल की फॉर्म में होते हैं। तो सबसे बड़ी अहम जो इसकी बात ये है लाइसोसोम की, कि ये जितने भी बाहर से हार्मफुल ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उनकी तोड़ फोड़ करता है, और सेल में मज़ीद उनका यूज़ करना शुरू कर देता है। तो ये इस तरह हमें अपनी जो हमारी बॉडी होती है
उसको इन हार्मफुल मटेरियल से बचाता है। इसका एक और फंक्शन है ऑटोफैगी। प्रोसेस ऑफ सेल्फ ईटिंग ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज ऑटोफैगी। कि ऑटो मतलब अपना एक खुद के पार्ट्स को खाना सेल का, ये क्या कहलाता है ऑटोफैगी। सेल अपने अंदर जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं उनको खाना शुरू कर देता है। क्यों खाता है कि हमने पीछे भी डिस्कस किया कि बाज़ दफ़ा या तो वो ख़राब हो जाते हैं या सेल तक खुराक नहीं पहुंची, इस वजह से वो एक उसमें हार्श कंडीशन पैदा हो जाती है जिस वजह से वो इन चीज़ों को खाना शुरू कर देता है। ऑटोफैगोसोम लाइसोम विद ईट पार्ट ऑफ द सेल। जो सेल का पार्ट वहाँ पे वो लाइसोम प्राइमरी लाइसोम जिस सेल का पार्ट उसने खाना है उसके साथ जब अटैच हो जाता है तो इस अमल को क्या कहते हैं ऑटोफैगोसोम। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि रिमूवल ऑफ सेलुलर मटेरियल। सेलुलर मटेरियल को रिमूव किया जाता है, उनको दोबारा यूज़ किया जाता है क्योंकि एक चीज़ ख़राब पड़ी उसने तो ज़ाया हो जाना है। इस तरह उसकी बाकायदा दोबारा उसको सेल के अंदर डिफरेंट प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। ओल्ड एंड वार्न आउट पार्ट ऑफ द सेल आर डाइजेस्टेड। जितने भी ओल्ड और वार्न आउट मटीरियल होता है तो वहाँ पे वो जो ज़ाया पड़ा होता है वो क्या हो जाता है डाइजेस्ट हो जाता है। ड्यूरिंग स्टारवेशन अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कि जब उस सेल की भूख लगती है स्टारवेशन का अमल होता है तो उसमें ये ऑटोफैगी का अमल वो करता है, अपने पार्ट्स को खाना शुरू कर देता है क्योंकि जब तक उस तक खुराक नहीं पहुँचेगी तो वो सेल की डेथ हो जाएगी और इस तरह काफ़ी डिजीज़ वाक़ई हो जाती हैं। एक और फंक्शन है डीजनरेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस। डीजनरेशन क्या है कि जैसे ही बच्चा माँ की गोद में होता है तो वहाँ पे उसकी टेल होती है, लाइसोम क्या करता है कि उस टेल को ब्रेक कर देता है। तो इस तरह ये डेवलपमेंटल प्रोसेस, डेवलपमेंटल ऐसा प्रोसेस है कि जब एक बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है माँ की गोद से, उसकी एक वहाँ पे वो एक बच्चे की परवरिश हो रही है, मीन ये कि वो उसके अज़ा वगैरह बन रहे हैं, इस तरह उसके पूरा स्ट्रक्चर बॉडी पार्ट्स तैयार हो रहे हैं, ये क्या डेवलपमेंटल प्रोसेस है। तो जब वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कि हाथों पे मेम्ब्रेन उसकी उंगलियों के दरमियान हाथों की होती हैं बच्चे की, तो वहाँ पे वो क्या करता है लाइसोम उनकी भी ब्रेक डाउन करवाता है और प्रॉपर एक स्ट्रक्चर जो एक शेप होती है बच्चे की फिर वो बाद में बन जाती है। तो इस तरह ये जितने भी जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करवाता है और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में चीज़ तैयार हो जाती है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या है कि एक्स्ट्रा मतलब बाहर कि सेल के बाहर अगर कोई बड़ा पार्टिकल आ गया जो इंटर नहीं हो सकता तो सेल क्या करता है कि बाहर लाइसोम को सिक्रीट करके उसकी डाइजेशन करवाता है, फिर उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा जाता है, उसकी डाइजेशन की जाती है, फिर वो सेल उनको अपने अंदर इनगॉल्व कर लेता है। स्टोरेज डिजीज़ क्या है? सेवरल congenital disease have been found due to accumulation। congenital disease का मतलब ये कि जो अभाव अजात से या जो पैदाइश के बच्चे की पैदाइश से जो डिजीज़ आए, ऐसी डिजीज़ जो म्यूटे जीन्स की वजह से जेनेटिक जो डिजीज़ होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कॉन्जेनिटल डिजीज़। तो जब भी सेल के अंदर लाइसोम का प्रोसेसिंग नहीं होगा तो वो उन चीज़ों को स्टोर करना शुरू कर देगा, तो फिर जब वो लिपिड्स फैट्स या जो भी चीज़ें वो स्टोर हो जाएंगी फिर उनकी वजह से क्या हो जाएगी डिजीज़ काज होगी। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं स्टोरेज डिजीज़, चीज़ों का एक्स्ट्रा चीज़ों का स्टोर हो जाना जो कि बाद में नुकसान का सबब बनती है। स्टोरेज डिजीज़ किस वजह से होती है? प्रोड्यूस बाय म्यूटेशन दैट अफेक्ट द लाइसोमल एंजाइम्स इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिज्म ऑफ सब्सटेंस। लाइसोमल एंजाइम जिन्होंने कैटाबॉलिज्म में फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो अपना वर्क सही तरह नहीं करते म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन लाजमी ये नहीं है कि म्यूटेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का चेंज हो जाना, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है या साइलेंट भी हो सकती है। तो इसमें यहाँ पे नेगेटिव म्यूटेशन हो रही है क्योंकि सेल का जो लाइसोमल एंजाइम है वो इन्वॉल्व नहीं होते कैटाबॉलिज्म में, इस वजह से वहाँ पे बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। 20 साइड डिजीज आर नॉन विच आर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पार्टिकुलर एंजाइम। इन एंजाइम क्योंकि लाइसोम के अंदर एंजाइम मौजूद होते हैं, इनकी कमी की वजह से तकरीबन 20 ऐसी डिजीज़ हैं जो कि डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। तो इन एंजाइम की कमी की वजह से क्योंकि ये वहाँ पे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, बाकायदा से एक चीज़ की तोड़ फोड़ नहीं करते, जिस वजह से वो एक बीमारियों का सबब बनती है, वो स्टोर होती रहती है और जिसम में कोई चीज़ ज़्यादा मकदार में स्टोर हो जाए तो फिर वो नुकसान का सबब बनती है। तो सबसे पहले डिजीज़ है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। इसका ये नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ये ग्लाइकोजेनेसिस इस तरह इसकी टाइप्स हैं। लिवर एंड मसल्स आर फिल्ड विद ग्लाइकोजन।
इसमें क्या हो जाता है कि मसल्स और लिवर के अंदर ग्लाइकोजन भरना शुरू हो जाता है। फील्ड विद इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेल जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं उसके अंदर इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है, और जो पार्टिकुलर एंजाइम जिसने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है वो वहाँ पे नहीं होता, जिस वजह से ये डिजीज़ प्रोड्यूस होती है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंजाइम इज इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन, ऐसे एंजाइम जिसने ग्लाइकोजन करवानी थी वो एब्सेंस होता है, जिसकी वजह से ये डिजीज़ ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 प्रोड्यूस होती है। पाम्स डिजीज़ है, ये साइंटिस्ट ने अपने नाम पे रखी थी, पाम्स उसका नाम था। तो ये भी इसी वजह से होती है, स्टोरेज डिजीज़ है कि किसी चीज़ का एक्स्ट्रा का स्टोर हो जाना पाम्स डिजीज़ काज करता है। टायसाइड डिजीज़ ऐसी डिजीज़ है, इसको दो साइंटिस्ट, एक टाय उसका नाम था, एक था सैक्स नाम था, और टेसैक जो साइंटिस्ट था उसने इन डिजीज़ को डिस्कवर किया था। अब्सेंस ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, तो टायसाइड जो डिजीज़ है इसमें क्या होता है कि एंजाइम जो कि जिसने लिपिड्स की कैटाबॉलिज्म करवानी है वो अब्सेंस होता है। उसकी जब कमी होती है तो लिपिड जो होता है वो ब्रेन सेल में जमा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फैट जो होता है हमारा जो ब्रेन है इसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस, मतलब ये कि फ़ैट बहुत ज़्यादा स्टोर किया जाता है। एक ब्रेन का हिस्सा होता है, एक अब्डोमिनल जो पार्ट है वहाँ पे ये फैट की मिक़दार ज़्यादा स्टोर होती है। जब ये एंजाइम उसकी कैटाबॉलिज्म नहीं करवाएगा तो वो ब्रेन में वहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और अगर वहाँ पे वो ज़्यादा स्टोर हो जाए तो फिर ब्रेन जो है वो अपना वर्क परफॉर्म नहीं करता, जिस वजह से ये टायसैक जो डिजीज़ है ये प्रोड्यूस होती है। मेंटल रिटार्डेशन, इस वजह से फिर मेंटल रिटार्डेशन होती है, क्योंकि दिमाग ने तो वर्क परफॉर्म नहीं करना, हमारा ज़्यादातर काम ही दिमाग की वजह से हो रहा होता है, तो इस वजह से ये एक डिजीज़ काज करता है। इवन डेथ, एक तो इससे मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, और बाकी ये कि ऐसे लोग जिनमें ये ज़्यादा हो जाए फिर वहाँ पे उनकी डेथ भी हो सकती है इसी वजह से, क्योंकि दिमाग में लिपिड ज़्यादा फैट जो होते हैं या लिपिड स्टोर होना ज़्यादा हो जाते हैं, एक मिकदार हद से ज़्यादा, तो इस वजह से वहाँ पे उनकी वो जो पेशेंट होता है उसकी डेथ हो जाती है। थैंक्स टू ऑल, अल्लाह हाफिज़।